हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन प्रताप कॉम्पिटिटिव क्लासेस 2.0 में। तो दोस्तों, मैं नैन प्रताप जैसे कि 50 क्वेश्चन की सीरीज हम लेके आ रहे थे और उन्हीं सीरीज को हम लगातार अपने इस चैनल पे कंटिन्यू कर रहे हैं। दोस्तों, ये बिहार बोर्ड क्लास 10th से संबंधित सवाल हैं, जो कि हमारा फिजिक्स का सेशन कंप्लीट हो चुका था और आज के इस सेशन में हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर से संबंधित सवाल करेंगे, जिसमें आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और दूसरा है अम्ल क्षार एवं लवण। तो चलिए समय को बिना गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। ये अपने चैप्टर का क्या नाम है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और दूसरा चैप्टर इसमें अम्ल क्षार एवं लवण। दोनों के सवाल इसमें मिक्सअप है। चलिए समझते हैं क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि जब धातु जल से अभिक्रिया करता है तो प्राप्त होता है। पहली बात क्या है कि हमारे पास सबसे पहले हमें दो तीन चीजों के बारे में जान लेना जरूरी है। अपने इस चैप्टर में जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण जो है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में तो हम जानते हैं। सबसे पहला बात समझ लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जब दो भिन्न गुण वाले पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो वही हमारी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यदि हम बात करें किसकी, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की बात करें। जैसे हम ले लेते हैं हाइड्रोजन को, जैसे हम ले लिया हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का काम है जलना, और ये दूसरा ले लिए ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच जब रिएक्शन होता है तो इससे क्या बनता है, जल बनता है। तो आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन का काम है जलना, इसका काम है जलाना, और इसका काम क्या है, बुझाना। तो हम ये देख रहे हैं कि ये दो भिन्न गुण वाले पदार्थ हैं, और इन दोनों भिन्न गुण वाले पदार्थ से नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो रहा है। तो जब दो भिन्न गुण वाले पदार्थ से नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर ये हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन जब हम इसे संकेत में या सूत्र में लिख दें तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, रासायनिक समीकरण। जैसे ये H2 है, O2 है, और एरो 2H2O हो गया, यहाँ पर संतुलित कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का संकेत H है और ऑक्सीजन का संकेत O है, और जल का सूत्र क्या है, H2O। अर्थात इसमें संकेत और सूत्र है, तो ये आपके पास रासायनिक समीकरण है। ये क्या है, रासायनिक समीकरण है। थोड़ा सा और जानकारी ले ले हम, तो इसमें क्या आता है हमारे पास कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, ये हमारी मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। हालांकि आपकी किताब में विभिन्न प्रकार से दिया है। पहला कौन सा होगा, पहला होगा संयोजन, जानते हैं। दूसरा क्या होगा, वियोजन। तीसरा क्या होगा, एकल विस्थापन होता है ना, और चौथा क्या होगा, द्विविस्थापन। द्विविस्थापन। इंग्लिश में नाम बताओ। तो संयोजन को क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन, और इसको वियोजन को क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन, और एकल विस्थापन को डिस्प्लेसमेंट, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, और उसको डबल डिस्प्लेसमेंट। यह ध्यान रखेंगे, इसका नाम है। अब वियोजन की बात करें, वियोजन को ही हिंदी में एक और नाम से जाना जाता है। जैसे संयोजन को हम कहते हैं भाई संश्लेषण। क्या कहते हैं, संश्लेषण। तो वैसे ही वियोजन को कहते हैं अपघटन या विघटन। याद रखेंगे, अपघटन कहते हैं, यह ध्यान रखेंगे। चलिए इसके बारे में भी समझ लेते हैं। इस पर सारे सवाल हैं, इसलिए हम इसको थोड़ा सा समझा रहे हैं। एकल विस्थापन की बात करें, उसको भी समझाएंगे। देखिए, संयोजन अपघटन अभिक्रिया जो होती है, यह दो भाग में बढ़ जाती है। एक होती है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, और एक होती है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये समझते हैं, ऊष्मीय वाला जो है यह ऊष्मा के कारण होता है, और वैद्युत अपघटन वाला विद्युत धारा के कारण होता है। संयोजन किसे कहेंगे, जिसमें दो पदार्थ आपस में जुड़ेंगे, ए और बी जुड़ेगा और जुड़कर कोई नया पदार्थ सी बनाएगा। ठीक है। अच्छा, अपघटन में क्या होगा भाई, कोई सी है, ये जो सी है, यह सी आपको ए और बी में वापस से टूट जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, अपघटन अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, संयोजन। अच्छा, इसमें क्या है, एकल विस्थापन में क्या है, तो एकल विस्थापन का एग्जाम्पल यहां पर देख लीजिए। एकल विस्थापन, तो जो एकल विस्थापन होता है, इसमें अगर ए बी एक साथ रहे और सी अलग रहे, तो होता क्या है कि ए के पास प्लस होता है, बी के पास माइनस, और सी के पास प्लस होता है। तो ये सी जो है ना, वह बी को अपने पास बुला लेता है, अर्थात ए हो गया अलग और बी सी हो जाएंगे एक साथ। ठीक है,
ये ध्यान रखेंगे। अर्थात हम ये कह सकते हैं यह एकल विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब कोई एक आदमी मजबूत अर्थात कोई एक तत्व या एक यौगिक शक्तिशाली होगा और दूसरा क्या होगा, कमजोर होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो देखिए यहां पर क्या था हमारे पास कि इसमें एक होगा मजबूत कोई यौगिक और दूसरा क्या होगा, कोई तत्व होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे कि इसमें एक यौगिक होगा, एक तत्व होगा, और वो तत्व क्या करेगा, इस यौगिक में उपस्थित आयनों को अलग 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 कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या है कि बी के पास जो आयन है उस आयन को यह अपने पास बुला लेगा। और अगर हम बात करें द्विविस्थापन की, तो द्विविस्थापन जो अभिक्रिया है, इस द्विविस्थापन अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया। और इस उभय विस्थापन में क्या होता है भाई, इसमें अगर ए बी है और बी सी है तो ये जो है ए के पास पॉजिटिव तो बी के पास निगेटिव, सॉरी बी सी नहीं, यहाँ पर कर देते हैं सी डी। तो सी के पास पॉजिटिव तो डी के पास निगेटिव। और ये जब रिएक्शन करते हैं तो ए जो है ना वह डी को अपने पास बुला लेता है और बी जो है ना, सॉरी सी जो है वह बी को अपने पास बुला लेता है। इस बात की जानकारी रखेंगे कि आपको ये जानकारी रखना है कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ नहीं आएंगे और कभी भी निगेटिव निगेटिव एक साथ नहीं आएंगे। पॉजिटिव वाला निगेटिव को अपने पास लेगा और पॉजिटिव वाला यहाँ पर निगेटिव को अपने पास लेगा। इस प्रकार इन दोनों में क्या हुआ, एक्सचेंज हो गया। ए के पास डी चला गया और सी के पास बी चला गया। इस बात से हमें ये जानकारी मिल रही है कि यहां से कोई एक पदार्थ अपने आयनों का त्याग किया और दूसरा पदार्थ अपने आयनों को त्याग किया। ठीक है, दोनों ही आयनों को आपस में अदला बदली कर रहे हैं। यहां पर क्या हो रहा है, अदला बदली। इसको कहेंगे हम क्या, इसको कहेंगे द्विविस्थापन। इसके अलावा यहां पर ध्यान देंगे हम, इसके अलावा क्या है, नीचे आओ इसके अलावा ध्यान देंगे हम कि यहां पर हमारे पास क्या है कि संयोजन और वियोजन के अलावा और एकल विस्थापन और द्विविस्थापन के अलावा हमारे पास और भी रिएक्शन है। कौन कौन, एक है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, एक है आपके पास अवक्षेपण अभिक्रिया और एक है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इन सारे अभिक्रियाओं के बारे में जानना है। इसके अलावा कौन है, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स में किसके किसके बारे में जानना है, ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सीकरण और अवकरण के बारे में। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण को समझेंगे, सवाल आएगा तो उसके साथ। यहाँ पर हमारे पास सवाल है, जब धातु जो है जल से अभिक्रिया करता है, तो ये हम ले लेते हैं कोई भी धातु और अगर वह धातु जल से अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है, जल से, तो अभिक्रिया करने के बाद ना धातु का बनता है ऑक्साइड। धातु का क्या बनता है, ऑक्साइड। और इसके साथ साथ क्या निकलता है, इसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका जवाब क्या होगा, H2 गैस। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर कह रहा है Fe2O3 और यहाँ पर है 2Al, ये अभिक्रिया करके Al2O3 और प्लस का Fe है। किस प्रकार की अभिक्रिया है पूछ रहा है। अगर आप इसको गौर से देखें तो Fe का मतलब होता है लोहा, लोहा के पास प्लस होता है, और ये O का मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास होता है माइनस, और यहाँ पर एल्यूमिनियम है, इसके पास क्या है, प्लस। आप ये नहीं देख रहे हैं क्या कि एल्यूमिनियम जो है यह ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया, यहाँ पर एल्यूमिनियम जो है अपने साथ ऑक्सीजन को ले लिया और फेरम को अलग छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसमें एल्यूमिनियम मजबूत था जिसने फेरम को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया। तो यहाँ पर ये एकल विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है क्या, कि यहाँ पर एक यौगिक था, इस यौगिक से क्या किया, एक तत्व ने उसके आयनों को अपने पास बुला लिया और उसको अलग छोड़ दिया। ये कौन सी अभिक्रिया है, एकल विस्थापन। तो इसको हम सिंपल क्या लिख देंगे, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया। अगले सवाल की ओर बढ़े, श्वसन के बारे में पूछ रहा है। श्वसन की क्रिया को देखें तो श्वसन की क्रिया में क्या होता है, श्वसन के दौरान ऊष्मा निकलता है। तो ऊष्मा निकल रहा है तो ऊष्माक्षेपी भी हुआ, क्या हुआ, ऊष्माक्षेपी भी। लेकिन ये बात ध्यान रखेंगे, इसको ऊष्माक्षेपी तो बोलेंगे ही, लेकिन इसमें एक और पॉइंट है, ये ध्यान रखेंगे, ऊष्माक्षेपी तो बोलेंगे ही, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा अगर आप देखें तो इसके अलावा हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वह ऑक्सीजन हमारे शरीर में मौजूद ग्लूकोज के साथ जुड़ता है, और जुड़ने के कारण क्या मिलता है हमें, जुड़ता है तो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसके साथ साथ क्या निकलता है, नाइट्रोजन और भी गैसें निकलती हैं। लेकिन उस अभिक्रिया के तहत हमें ऊर्जा मिलती है। तो चूंकि वहां पर वह जुड़ रहा है, क्या, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, किससे, ग्लूकोज के साथ, इसलिए हम इसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, इसको हम उपचयन अभिक्रिया भी कहेंगे। और उपचयन अभिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण के भी कॉन्सेप्ट को आप
क्लियर कर लें। ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण मतलब वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन हटेगा। अवकरण वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अवकरण अभिक्रिया। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी जान लेंगे, जो भी जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी उसका होता है ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी उसका होता है अवकरण। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई उसका हुआ ऑक्सीकरण, और जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि हुई उसका हुआ अवकरण। ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि CuO और H2 है। CuO है तो Cu के पास प्लस है, O के पास माइनस है। हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास प्लस है। अब इसमें देखिए तो क्या है, Cu हो गया अलग और H2O मिल गए यहाँ पर आपस में। अब H2O मिल गया तो ये कैसी अभिक्रिया है? फिर से यहाँ पर, अच्छा सॉरी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है ना, इसमें ऑक्सीजन हट रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपके पास एकल विस्थापन भी है, एकल विस्थापन भी है, और साथ साथ में यह क्या है, अपचयन अभिक्रिया भी है। अपचयन अभिक्रिया में अभी बोले ना, इसमें ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा, तो ऑक्सीजन यहां से हट रहा है। आगे है कि इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बने यौगिक क्या कहलाते हैं? ये चैप्टर 3 का सवाल है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से याद रखेंगे, जो भी यौगिक होते हैं हमारे पास, वो यौगिक कितने प्रकार के बंधनों से बनते हैं? 3 प्रकार के बंधनों से बनते हैं। कौन कौन? 3 प्रकार के। एक होता है कौन? एक होता है आयनिक बंधन, क्या होता है? और एक होता है सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन, और एक होता है उप सहसंयोजक बंधन। तो उप सहसंयोजक के बारे में तो हमें पढ़ना है नहीं, हमें जो पढ़ना है वो है आयनिक। तो आयनिक जो बंधन बनता है ना, ये होता है इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, और ये जो सहसंयोजक बंधन जो है यह बनता है, मतलब सहसंयोजक जो यौगिक होते हैं यह बनते हैं आपको किसके द्वारा? तो ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। ये किससे बनते हैं? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। ये बात ध्यान रखेंगे। इसलिए हमारे पास इसका जवाब क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की बात कर रहा है तो हमारे पास हो जाएगा वैद्युत अपघटन, सॉरी वैद्युत सहसंयोजक बंधन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला है, कोई दिक्कत नहीं है, वही है वैद्युत संयोजक बंधन को ही। अरे इसी को हम कहते हैं आयनिक बंधन। भाई आयनिक बंधन नहीं पढ़ाए हैं, यही आयनिक बंधन ही आपका वैद्युत सहसंयोजक बंधन कहलाता है। इसमें हम ट्रिक भी तो बताए थे। आयनिक बंधन में धातु अधातु होता है और सहसंयोजक बंधन में अधातु अधातु होता है, वैसे भी पहचान सकते हैं। आगे आते हैं, कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर ऑक्सीजन है। देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जिस किसी धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़े क्या होगा? ऑक्सीकरण। इसका जवाब हमारे पास सीधे क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है क्या? हाँ, चाहे इसका जवाब संयोजन भी हो सकता है। यहाँ पर जुड़ रहे हैं तो ये क्या हो सकता है? संयोजन अभिक्रिया भी हो सकता है, ये ध्यान रखेंगे। आगे कह रहा है सिल्वर क्लोराइड का रंग, इसको तो याद ही करना पड़ेगा। इसका रंग कैसा होता है? श्वेत होता है। आगे बढ़ जाए, हाँ श्वेत होता है, सफेद होता है। ये देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? कली चूना। कैल्शियम कार्बोनेट को ही क्या कहते हैं? खरिया। खरिया भी कहते हैं, इसी का नाम है। ठीक है, तो याद रखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये क्या होता है? यह टूट रहा है, टूटने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना है। कैसे अभिक्रिया है? अभी हम बताएं कि वियोजन, संयोजन में ए बी जुड़ेगा सी मिलेगा, अब वियोजन में क्या होगा? सी टूटेगा ए और बी में। तो यहाँ पर इसका जवाब क्या होगा बताइए? यहाँ पर होगा वियोजन। ठीक है, वियोजन या अपघटन। आगे है शाक सब्जियों को विघटित। अरे भाई विघटित यहाँ पर मुख्य पॉइंट है, और विघटित से ही बन गया क्या? वियोजन। कह रहा है कि शाक सब्जियों के विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है, या उसमें छेपी भी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर क्या बनता है? देखिए लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 और यहाँ पर होता है 2। तो इससे क्या होता है ना कि आपके पास PbO अलग हो जाता है और NO2 और साथ साथ में O2 मिलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिलता है दोनों। ठीक है, ये बात की जानकारी रखेंगे। तो आपके पास ये इसका जवाब हो गया। आगे अब कह रहे हैं निम्नलिखित में से सही है। सही कौन है भाई? ये है Na2CO3 × 5H2O। दरअसल ये सही नहीं है। ये जो है सोडियम कार्बोनेट पेंटाहाइड्रेट है, ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है और सोडियम कार्बोनेट सेप्टाहाइड्रेट है।
ऐसा कोई सुने हैं हम लोग? हम तो ये सुने हैं कि डेकाहाइड्रेट होता है। तो ये आपके पास किसका है उदाहरण? धोबिया सोडा का। धोबिया सोडा का उदाहरण है और यही इसका सही जवाब होगा। आगे कह रहा है लोहे से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहलाती है। जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, ठीक है। और इसी का एक और नाम है यसद लेपन। क्या नाम है? यसद लेपन। तो तीनों नाम ये आपको याद होना चाहिए, गैल्वेनीकरण, जस्तीकरण, यसद लेपन, तीनों नाम ध्यान होना चाहिए। आगे Zn तथा HCl की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है भाई? अरे सिंपल है, Zn प्लस HCl करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा? ZnCl2 और प्लस का H2 गैस, तो हाइड्रोजन गैस मिला। आंसर उत्पाद के रूप में ZnCl2 मिला और H2 गैस मिला। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ऑक्सीजन से तेजी से अभिक्रिया करता है? तो याद है आपको, वो तो टेबल याद होना चाहिए। कौबा काना मंगल जी कर लो, सीडी को निकाल टीसी तपचा प्लेट 100, याद है ना? वो ट्रिक आपको याद होना चाहिए। वो ट्रिक कहाँ लिख दें? उस ट्रिक को अच्छा चलो आगे लिख देंगे मिटा के, क्योंकि सारे सवाल उसी पर संबंधित है। अब देखिए यहां पर इसका जवाब हो जाएगा Ca, कैल्शियम। ये क्रियाशीलता श्रेणी में जो ऊपर के तत्व होंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे, इसलिए हम उसको मानेंगे कि वह ऑक्सीजन के साथ जल्दी अभिक्रिया करेगा और तुरंत क्या करेगा? आग की या उष्मा की उत्पत्ति करेगा। आगे देखे भाई, ZnO क्या है? ZnO जिंक ऑक्साइड है और ये कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। Zn हो गया अलग और कार्बन CO कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। तो यहाँ पर जिंक का देख लो, पूछ रहा है कि जिंक का क्या हुआ, तो ZnO जो है वह बदल गया जिंक में। तो ZnO के पास ऑक्सीजन था, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, हट गया। ऑक्सीजन के हटने की घटना क्या कहलाएगी? अवकरण। क्या कहलाएगी? अवकरण अभिक्रिया कहलाएगी। हाँ, कार्बन का उपचयन हो जाएगा। लेकिन चूंकि सवाल में पूछा क्या है? जिंक का पूछा है, तो जिंक का पूछेंगे तो बोलेंगे कि जिंक का हो रहा है अवकरण या अपचयन, या इसी को क्या बोलेंगे? अपचयन। आगे है सवाल, अगला सवाल है द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। अभी पर एक द्विविस्थापन में आयनों का आदान प्रदान। यहाँ पर देखिए ये मैग्नीशियम है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ये माइनस है। क्या ये आयनों का अपना आदान प्रदान कर रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, ये दोनों बस जुड़ रहे हैं। ए और बी जुड़ गए, AB बन गया, तो ये यहाँ पर होगा नहीं। दूसरा क्या है? AgNO3 और NaCl है, ये दोनों अपने आयन का आदान प्रदान कर रहे हैं। इसके पास प्लस है माइनस है, इसके पास प्लस है माइनस है, Ag के पास प्लस, NO3 के पास माइनस, Na के पास प्लस, Cl के पास माइनस। ये एक्सचेंज किए प्लस माइनस प्लस माइनस। इस प्रकार ये हमारी कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे है दहन अभिक्रिया। भाई दहन का इसमें उदाहरण पूछ रहा है। जल का उबलना होगा? नहीं होगा, जल तो उबलेगा फिर वापस से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि भाई अभिक्रिया कैसी होगी? जिसमें नया पदार्थ बनेगा। तो नया पदार्थ, जल को गर्म कीजिएगा तो जल रहेगा ना, नया पदार्थ तो बनेगा नहीं। अच्छा, मोम को पिघलाएंगे तो मोम ही रहेगा, नया पदार्थ नहीं है। लेकिन पेट्रोल जलेगा तो वह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर क्या है? पेट्रोल का जलना हमारा आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग, देखो क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग, किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है भाई, तो जुड़ने की क्रिया उपचयन में। किसमें? उपचयन में या ऑक्सीकरण में, ठीक है, ऑक्सीकरण या उपचयन, यह ध्यान रखेंगे। आगे है किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का हटना। रे भाई हाइड्रोजन हट रहा है तो ये क्या होगा? अपचयन। और अपचयन या फिर इसको क्या बोलेंगे? अवकरण। क्या बोलेंगे? अवकरण। अवकरण अभिक्रिया में ये इसको आप शॉर्ट में लिख लीजिए। अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन हटेगा। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, ज्यादा नीचे आप करेंगे प्लीज। तो अब देखिए यहां पर क्या है कि उपचयन हुआ और अवकरण हुआ है? कहां पे? 19 नंबर में किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन हट रहा है तो यहां पर भी वही होगा। हाइड्रोजन हट रहा है तो भी अपचयन ही होगा। अरे हाइड्रोजन हट रहा है तो क्या हुआ? अरे माफ कीजिए, यहां पर उल्टे हो गया,
यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हटेगा तो ये क्या कहलाएगा, उपचयन। ठीक है, यहाँ पर लिखे है ना, उपचयन में हाइड्रोजन हटेगा और ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ेगा। अवकरण में क्या होता है, अवकरण में हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। तो ये यहाँ से एग्जाम्पल हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हमारे पास सवाल 19 नंबर में, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, अरे ये उसका सवाल, इस सवाल का जवाब था कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। और यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है आपके पास, ऑक्सीकरण ही कहलाएगा या उपचयन ही कहलाएगा। आगे है भाई कि जिन अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है, अरे भाई अभिक्रिया दो प्रकार का, एक जो ऊष्मा निकालती है, एक जो ऊष्मा लेती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए ऊष्मा देना पड़ रहा है, वो ऊष्मा शोषी कहलाएगी। और कैल्शियम कार्बोनेट जो बाजार से हम चूना लाए, ठीक है, उस चूने को जल में डालिए, कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना लाए आप जल में डालिए, क्या होगा आपको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ उसमें से ऊष्मा निकलेगा, इसलिए उसको हम ऊष्मा क्षेपी बोलेंगे। तो यहाँ पर ये ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है ना, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया बोलेंगे। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। ये है एक्सोथर्मिक। कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, अरे भाई दोनों जुड़ गए एक साथ, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, संयोजन अभिक्रिया। कह रहे ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है। अगर ऊष्मा के द्वारा हम वियोजन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, अरे भाई तो हम यहाँ पर लिखवाए है ना कि अपघटन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक वैद्युत और एक उष्मीय। तो उष्मीय वाला ऊष्मा की सहायता से होगा और वैद्युत वाला विद्युत धारा की सहायता से। तो उष्मीय वाला ऊष्मा की सहायता से क्या होगा, अपघटन होगा, मतलब एक पदार्थ दो भाग में टूटेगा। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। ये चीज ध्यान में रखेंगे। आगे है कि जिस अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो ये क्या होगा, अवकरण। क्या होगा, अवकरण में क्या होगा, ऑक्सीजन हटेगा और हाइड्रोजन जुटेगा। आगे बढ़ जाओ तो आगे आपके पास क्या है, Na2SO4 और BaCl2 BaSO4 और NaCl बना। ध्यान दीजिएगा, Na प्लस है SO4 माइनस, Ba प्लस है Cl2 माइनस, Ba प्लस है SO4 माइनस, Na प्लस है ये Cl माइनस। अभिक्रिया में एक्सचेंज हो रहा है प्लस माइनस का, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन। इसी को क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन या उभय विस्थापन, डबल विद डिस्प्लेसमेंट। अवकरण अभिक्रिया में होता है, अरे भाई अवकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है और क्या होता है, हाइड्रोजन जुटता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे हमारे पास सवाल क्या है, आगे हमारे पास सवाल है, अरे देखिए अपच है, अपच के उपचार के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, तो कह रहा है कि अपच के उपचार के लिए हम इनो का प्रयोग नहीं करेंगे, सबसे पहले एंटासिड की गोली का प्रयोग करेंगे। एंटासिड आपके एग्जाम में होता है, एंटासिड मतलब प्रति अम्ल के विरुद्ध काम करने वाला। और इस एंटासिड में क्या होता है, MgOH2। ठीक है, ये कह रहा है जिंक और ये है कॉपर सल्फेट। तो जिंक के पास प्लस, कॉपर के पास प्लस, SO4 के पास माइनस। ये अभिक्रिया कर रहा है तो Zn के पास प्लस, SO4 माइनस, CO हो गया अलग। इसका मतलब क्या, एक ने दूसरे वाले को लात मार दिया। अब इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। इसको क्या बोलेंगे, विस्थापन का है भाई, है कि एक ने दूसरे को क्या किया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया। क्या बोलती, आगे कह रहा है कि C+O2 उदाहरण है, अरे भाई कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ रहा है, कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। खोल दो हाँ, क्या नहीं हो सकता है, ऑक्सीकरण भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ध्यान दीजिए, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए निश्चित तापमान की जरूरत होती है। अरे भाई कोई भी चीज को जलाना है तो जलाने के लिए एक ज्वलन ताप होता है, जिस ताप पर कोई पदार्थ जलता है। जैसे अगर इस लकड़ी को जलाना है और एक कागज को जलाना है और माचिस की तीली है, तो लकड़ी जल्दी नहीं जलेगा, लेकिन माचिस की तीली से आपको वो कागज जल जाएगा। कारण यह है कि कागज का ज्वलन ताप कम है, लकड़ी का ज्वलन ताप ज्यादा है। ठीक है, वही कारण है कि जो आपके पास एक गिलास ले लीजिए प्लास्टिक का, उसको गैस पर रखिए, वो जल्दी जलेगा, लेकिन उसमें पानी रख के उसको गर्म कीजिए, देरी से जलेगा। ठीक है,
आगे है आपके पास कि इसका आंसर क्या होगा, ज्वलन ताप, ज्वलन ताप, इग्नेशन टेम्परेचर। आगे कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। अच्छा एक बात बताओ, लवण मिल रहा है, हम जानते हैं कि लवण क्या होते हैं भाई, सारे जल में घुलकर आयन में बदल जाते हैं, जानते हैं ना जी। और अवक्षेपण अभिक्रिया से प्राप्त हो रहा है, अवक्षेपे के रूप में मिलेगा। अब अवक्षेप के रूप में मिलेगा तो क्या वह जल में घुलनशील होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, यानी कि अविलेय होगा। क्या होगा, अविलेय होगा। आगे कह रहा है वायुरोधी बर्तन में खाद्य पदार्थ को रखने पर क्या होता है। अब वायुरोधी बर्तन है हमारे पास जिसमें ऑक्सीजन जा नहीं रहा, ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, क्या है, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, रुकेगी, रुक जाएगी। हाँ वो भी सही है, खाद्य पदार्थ जो है वो सड़ने से बच जाएगा, सिंपल सा है। हाँ ठीक है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, अरे भाई प्रकाश संश्लेषण जो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। या फिर आप लिख सकते हैं सिक्स CO2 प्लस 12H2O और ये मिलके क्या बनाया, ये यहाँ पर सनलाइट चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए हमारे पास, सनलाइट, और ये क्या बनेगा 6O2 प्लस 6H2O और फिर प्लस C6H12O6, ये बनेगा। तो ये आपको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। रासायनिक समीकरण से लाभ है, देखो तो रासायनिक समीकरण की बात करें तो रासायनिक समीकरण हम किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को, इधर है रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों और सूत्रों में लिखने की क्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। तो यहाँ पर रासायनिक समीकरण से लाभ नंबर पहला कि इससे कागज और कॉपी की बचत होती है, साथ साथ में पेन की बचत होती है, स्याही की, और इसके साथ साथ इसके प्रयोग करने से विश्व के किसी भी देश के वैज्ञानिक के द्वारा उस समीकरण को, उस अभिक्रिया को आसानी से समझा जा सकता है। तो ये इसके फायदे हैं, ये इसके फायदे हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं पेपर पेन की बचत, पेपर पेन की बचत, ये लिख सकते हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जानकारी प्राप्त नहीं होती। क्या जानकारी प्राप्त नहीं होती भाई, तो आप भी जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कभी कभी ऊष्मा देना पड़ता है, कभी ऊष्मा निकलती है, कभी विस्फोट के साथ अभिक्रिया होती है। क्या इन सभी चीजों की जानकारी होती है, समीकरण से या अभिक्रिया से नहीं होती है। तो ये हम लिखेंगे कि विस्फोट की या अभिक्रिया के वेग की, विस्फोट वेग, साथ साथ में दर की जानकारी जो है, जानकारी नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है। NO2 का रंग कैसा होता है भाई, भूरा होता है, अभी लिखवाए थे, लिखवाए थे ना। आगे है कि कोई विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला करेगा भाई, हम आपको ट्रिक बताए हैं, BR अम्बेडकर, है ना। तो B से ब्लू और R से रेड और AMB से क्या होगा, एसिड। यानी कि अगर कोई ब्लू लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट होता है तो वो क्या है, एसिड है, वह विलयन क्या है, एसिड है। और एसिड का pH मान कह रहा है, देख भाई इसमें पूछ रहा है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, नीला कर रहा है मतलब एसिड है। एसिड का pH मान कितना होता है, 7 से कम। नहीं सर, एसिड है, सॉरी बेस ना होगा वो, लाल को नीला, अच्छा सॉरी यहाँ पर ये है, ठीक है। ये BR अम्बेडकर है, ब्लू को रेड करे, ब्लू को क्या करे, रेड, तो एसिड हुआ। तो इसके अब देखिए, अब दूसरा क्या हो सकता है, अगर ब्लू रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो एसिड, तो अब क्या हो सकता है कि रेड कन्वर्ट हो जाए किसमें, ब्लू में, और इसको हम कहते हैं क्षार। इसको क्या कहते हैं, क्षार। और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है, 7+, और अम्ल का क्या होता है, 7 से माइनस, 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम, और ये क्या होता है, 7 से अधिक होता है। तो ये इसका जवाब क्या हो जाएगा, 7 से अधिक। इसका जवाब क्या होगा, 7 से अधिक। उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है भाई, 7 होता है। अभी pH स्केल के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, रुक जाइए। लवण कौन है भाई, लवण उसको बोलते हैं जिसमें हैलाइड ग्रुप के तत्व होते हैं। हैलाइड ग्रुप के तत्व कौन कौन है, फिर कल बाहर आएगा ऑटो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन आ जाएगा ना पूरा। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये देखना, ध्यान देना। अब इसमें लवण की बात कर रहा है, इसमें लवण कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन है कहीं पर, फ्लोरीन नहीं है, ठीक है। क्लोरीन है यहाँ पर, क्लोरीन, लेकिन हम पढ़े हैं कि HCl को हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसी को म्यूरेटिक अम्ल भी कहते हैं। हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सल्फेट जो है ना, धातु के साथ जो सल्फेट है
यह हमारा क्या हो जाएगा, लवण हो जाएगा। इसमें OH है तो भाई क्षार है, इसमें OH है तो क्षार है, इसमें Cl है तो अम्ल है, HCl है तो क्या है, अम्ल है। तो बच्चा एक आंसर हो गया। जब लाल तप्त लोहे पर जल की मात्रा प्रवाहित करते हैं, सवाल पूछता है तो क्या होता है, तो लड़का लिख देता है ऐसा भाप निकलता है। भाप नहीं निकलता है, यहाँ पर धातु का ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, धातु का ऑक्साइड, जिसको Fe3O4 कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं, फेरिक ऑक्साइड। एक होता है फेरस ऑक्साइड, एक होता है फेरिक ऑक्साइड। तो अस में क्या होता है, फेरस ऑक्साइड में, यह ध्यान रखेंगे, Fe2O3 जो है ई अस वाला है, आई क्या है, इक वाला है। हई फेरस ऑक्साइड है, आई फेरिक ऑक्साइड है। इसको ध्यान रखना, अस के बाद इक आएगा। अरे पहले ओ आई, बाद में ई आई, तो अस पहले और बाद में इक। ठीक है, तो फेरस और फेरिक। तो फेरिक वाला में 3 होगा, 3 4, और फेरस वाला में 2 3 होगा। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है भाई, 7 से 7.8 के बीच होता है। यह ध्यान रखेंगे। अगर 7.8 से अगर कम हुआ या उससे ज्यादा हुआ, 7 से कम या 7.8 से ज्यादा, तो याद है हमें बुखार हो जाता है। और बुखार होने के कारण आप समझते हैं, दवा खाते हैं, पसीना निकलता है। और पसीना कैसा होता है, नमकीन। और नमक कब बनता है, जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तब। अर्थात हम दवा खाते हैं तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया किए और क्या बनाया, लवण। और वह लवण पसीने के रूप में बाहर आता है। ब्लर आ रहा है ना, ठीक है। आगे देखिए, ब्लर, हाँ ठीक है। अब देखिए, बेकिंग पाउडर का सूत्र बोल रहा है भाई। बेकिंग पाउडर को हम खाने वाला सोडा कहते हैं, और खाने वाले सोडा याद रखेंगे, इसको कहते हैं धोवन सोडा, सॉरी इसको कहते हैं, खाने वाला सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको क्या कहते हैं, NaHCO3। इसी को कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैसे बनाते हैं, याद है, किस विधि से, कौन सी विधि से, अमोनिया साल्वे विधि से। क्या बनता है, अमोनिया साल्वे विधि से क्या बनता है, साल्वे विधि से क्या बनता है, अबे सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए, बीजातीय यौगिक। बीजातीय यौगिक मतलब जो इसमें पूछ रहा है कौन अलग यौगिक है भाई। अभी बोले संगमरमर, चूना पत्थर, खरिया, तीनों का फॉर्मूला एक ही होता है, CaCO3। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 × ½ H2O। ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट कहते हैं, ये ध्यान होगा। क्षार का पीएच मान कितना होता है भाई, तो 7 से, क्षार है ना, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। पीएच परास, हाँ ठीक है, तो 7 से 14 लिखना दो। 7 से तो न्यूट्रल हो जाएगा, तो 7.1 डालिए। हाँ ठीक है, 7.1 से लेकर, अरे कहने का मतलब है ना, जिससे लेते हैं ना उसको काउंट नहीं किया जाता, इसलिए अब 7 को काउंट नहीं करेंगे, तो 7 से 14 कर दो, जहां तक है वहां तक जाएगा। आगे प्रबल अम्ल पूछ रहा है भाई। प्रबल अम्ल किसको बोलते हैं, याद रखना है, जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वह प्रबल अम्ल नहीं होते हैं। उसमें आप CH3COOH एसिटिक अम्ल, वो कार्बनिक है। H2CO3 कार्बोनिक अम्ल जिसको बोलेंगे, वो भी एक प्रकार का कार्बनिक अम्ल है। ये सब आपको प्रबल अम्ल नहीं होते हैं, ये होता है प्रबल अम्ल। ये तो आपके पास एसिटिक अम्ल है, ये कैल्शियम क्लोराइड लवण है, ये नन ऑफ दीज है। प्रबल क्षार देखो, क बा काना, याद है, क बा काना। क का मतलब है पोटेशियम, बा का मतलब है बेरियम, का मतलब है कैल्शियम। ध्यान से देखो, ये बेरियम है, के बाद क्या है, Ba। तो जानते हैं कि धातु जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो जो धातु ज्यादा क्रियाशील है, तो बताइए उसका ऑक्साइड ज्यादा क्षारीय बनाएगा कि ज्यादा अम्लीय बनाएगा, ज्यादा क्षारीय बनाएगा। अब ज्यादा क्षारीय बना रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर बेरियम है, कैल्शियम है, अर्जेंटम है, कॉपर है। तो भाई अर्जेंटम और कॉपर तो सबसे नीचे है, ठीक है। अब बात है बेरियम और कैल्शियम की, तो क बा का ना, तो पहले के है मतलब पोटेशियम, अब बा है बेरियम, उसके बाद है का माने कैल्शियम। तो कैल्शियम 3 नंबर पर है, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा, बा वाला, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आगे है भाई, लिटमस पत्र का वास्तविक रंग कैसा होता है भाई, बैगनी होता है। कैसा होता है, बैगनी होता है। इसे प्राप्त किससे करते हैं भाई, तो इसे लाइकेन से प्राप्त करते हैं। किससे, लाइकेन से। लाइकेन क्या है भाई, तो यह सहजीवी है।
यह क्या है, सहजीवी है। किसके किसके मिलने से बनता है लाइकेन, तो यह कवक और शैवाल के मिलने से बनता है। ठीक है, कवक और शैवाल के। ध्यान रखेंगे प्राकृतिक सूचक, अरे भाई प्राकृतिक सूचक तो अनेकों हैं, हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। बैगनी सही है ना? हाँ, हल्दी जो है पर्पल होता है, बैगनी। हाँ, प्राकृतिक सूचक जो है यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, हल्दी लिख दो, हल्दी लिख लो। और देखो भाई क्षारक नहीं है, क्षारक नहीं है, जेब में OH नहीं होगा, क्षारक। जिसमें OH नहीं होगा उस, सॉरी, जिसमें OH होगा वो क्षारक, जिसमें नहीं होगा अम्ल। तो ध्यान रखेंगे इसमें OH है, क्षारक है, इसमें OH है, क्षारक है, इसमें OH है, क्षारक है, इसी में नहीं है। आंसर गंधीय सूचक पूछ रहा है भाई, गंधीय सूचक। आप जानते हैं ना सूचक हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक वाला कितने, प्राकृतिक वाले को हम प्राकृतिक चीजों से प्राप्त करते हैं और कृत्रिम वाला हम खुद तैयार करते हैं ना। तो उसी में हमारे पास एक गंधीय सूचक आया था ना, गंधीय सूचक, जिसके गंध से हम पता कर सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है। जिसमें हम लोग वैनिला इत्र लिए हुए थे, प्याज का गंध लिए हुए थे, प्याज वाला लिए थे ना, कि प्याज जो है अम्ल में कोई प्रभाव नहीं दिखाता, लेकिन क्षार में उसमें गंध आने लगती है। ये सारी चीज है, तो ये याद रखें। गंधीय सूचक क्या है कि ये अम्ल और क्षार की जानकारी प्रदान करता है, जानकारी देता है। आगे है भाई, शुद्ध जल का pH माना रहे, शुद्ध है तो 7 हो गया। ठीक है, ओ वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।